सर्वप्रथम उन महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं त्रिवार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उनके उपदेशित धम्म को मैं त्रिवार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और उनके उपदेशित मार्ग पर चलने वाले संघ को मैं त्रिवार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, आज मैं आपके समक्ष बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने जा रहा हूँ। और वार्तालाप बहुत गंभीर है, बहुत ध्यान देने वाला है। और इस गंभीर वार्तालाप के अंतर्गत मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितने भी समय अभी बोलने वाला हूँ, आप इस वार्तालाप को बहुत गंभीरता से लेंगे और अपना सभी समय निकाल कर एकांत में जाकर नोट बनाएंगे, पेन डायरी साथ में रखेंगे। आपके जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को नोट डाउन करेंगे, उसमें सुधार करेंगे और इस प्रकार आपके जीवन के अंदर में क्रांति घटित हो जाएगी। मैं क्रांति इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो अपने जीवन के अंदर में जो चीज़ें अनुभव की है, मैंने जो सफल लोगों के जीवन के अंदर में चीज़ों का स्टडी किया है, मैंने आसपास के वातावरण में और सफल लोगों के जीवन में जो चीज़ें देखी है, उसका चैतसिक रूप में जब मैंने अपने प्रज्ञा चक्षु पर उसको जाना, जांचा और परखा, तब मुझे कुछ चीज़ें जानकारी हुई। उन चीज़ों की जानकारी के लिए मैंने परिश्रम भी किया है। अभी मैं आपके समक्ष जो चीज़ें बोल रहा हूँ, मेरे सामने कोई नोट पैड नहीं है, मैं कोई पढ़कर नहीं बोल रहा हूँ। मैं सारी चीज़ें एक लय में बोल रहा हूँ। कृपया अब आप मेरी बातों को गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मैं एक सफल व्यक्ति से मिला और उस व्यक्ति ने जो बातें बताई वो बड़ी ध्यान देने वाली बातें थी। वो जो पढ़ाई करता था, तब वह व्यक्ति पेपर बांटने का काम करता था। पेपर इसलिए बांटता था कि उसे कुछ पैसा मिल जाए, उस पैसे से उसकी ट्यूशन की फीस निकल आए, वो अपने मम्मी को कुछ सपोर्ट कर पाए। और इसलिए सुबह उठ के वो पेपर बांटने निकलता था। रहता था वो एक झुग्गी बस्ती एरिया में, लेकिन जब वो पेपर बांटने निकलता था सुबह सुबह, तो उन परिवारों के अंदर में, उन मोहल्लों में, उस अच्छी कॉलोनियों में जाने का उसको अवसर मिलता था। और वो जब पेपर देने जाता था तो पेपर अधिकतर कोई घर में जाके उतर के ऐसा नहीं बोलता कि पेपर ले लो, वो पेपर फेंकते हुए जाते। तो ये जो बालक था, तब इनकी उम्र बहुत कम थी, साइकिल पे पेपर रखकर एक एक पेपर की पोटली बनाकर रोड पे साइकिल चलते हुए, साइकिल को धीमे करते हुए
उस सुंदर सी बिल्डिंग की तरफ देखकर और पेपर फेंकते हुए ये बोलता था, ऐसी ही मेरी बिल्डिंग होगी, अच्छी मैं बिल्डिंग बनाऊंगा। फिर दूसरे बिल्डिंग की तरफ जाके बोलता था, मैं ऐसी ही बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं और अच्छी बिल्डिंग बनाऊंगा। फिर तीसरे मकान की तरफ और जाता था, फिर और एक महल की तरफ जाता था। फिर वो बोलता था, ये महल मेरा होगा, ये बहुत सुंदर महल है, ये सुंदर कार मेरी। फिर वहाँ पे जो बड़ी बड़ी लग्जरीज कारें रहती थी, उन कारों की तरफ देख के बालक कहता था, ये कार मेरी होगी, मैं ये कार लूँगा। और वो घर में आके अपना स्कूल बैग लेकर अपने स्कूल निकल जाता था। उसका ये कार्यक्रम रोज चलता था। जब वो व्यक्ति अपने जवानी के इसमें आया, शादी हुई, तब भी उसके वो सपने जिंदा थे। वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्लास 1 ऑफिसर बना, तब भी उसके सपने जिंदा थे। और चूंकि उसे ये पता था कि मैं जॉब के अंदर ये नहीं कर पाऊंगा, तो पार्ट टाइम वो बिजनेस करता था। और पहली बार जब वो कोई बिजनेस करने निकला तो उसे उस बिजनेस का नॉलेज न होने के कारण अपयश मिला। लेकिन फिर भी वहाँ पर उस व्यक्ति ने अपने आप को कोसा नहीं। उस व्यक्ति ने अपने आप को ऐसा नहीं कहा कि अब कुछ नहीं। उसने कहा कि ये भी चीज़ मुझे सीखने के लिए मिल गई, ये भी चीज़ मुझे सीखने के लिए मिल गई, इस भी चीज़ से मुझे सीखने को मिला। और अखबार पढ़ते पढ़ते किसी ने ऐसा विज्ञापन दिया था कि पार्ट टाइम काम करने पर आपको इतने रुपए मिल सकते हैं। चूँकि ये व्यक्ति अपोजिशनिस्ट था, उन्होंने दिए हुए नंबर पे कॉल किया और इस प्रकार एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग हुई। और देखते देखते वो व्यक्ति एक बिजनेस का मालिक बना। उसके पास दुनिया की टॉप लेवल की 35 लग्जरी कारें थी। उसके पास अपना स्वयं का जेट, उस व्यक्ति के पास अपने स्वयं के महल, और वो व्यक्ति करीबन पर डे के 3 करोड़ के आसपास की इनकम बना रहा था। जब मैंने उस व्यक्ति को लाइव सुना तो उस व्यक्ति ने कहा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, इंग्लिश में स्पीच था, बोले पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बोले गए शब्दों की ताकत। और बोले गए शब्दों की ताकत पर जब उन्होंने व्याख्यान दिया तो मुझे नहीं पता कितने लोग वो बात को समझ रहे थे। हम भी सुन रहे थे। 3,000 के लगभग रुपए की टिकट थी। सुनने के बाद हम जब आए तब कुछ लोगों ने कहा कि पानी भी नहीं मिलाया तो पीने के लिए। 3,000 रुपए की टिकट दी, ना बैठने के लिए ठीक जगह थी, ना नाश्ता दिया इन लोगों ने, लेकिन 3,000 रुपए की टिकट ले ली। लेकिन
उस व्यक्ति ने जो टीचिंग दी थी, उस व्यक्ति ने जो अपने जीवन के अनुभव बताए थे, वो अनुभव 3000 से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। दूसरा एग्जाम्पल, जब एक इंजीनियर की नातिन 8वीं क्लास में थी, नानी को ऐसा लगा कि ये जो बिटिया है, इसको कुछ गोल दिया जाए, सपना दिया जाए। उन्होंने उस बालिका को एक प्रशासनिक ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स की कॉलोनी होती है शहर के अंदर में, उस कॉलोनी के अंदर में उस बालिका को वो नानी ले गई और ले जाने के बाद जो बड़े बंगले थे बी टाइप के, जहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर, जहाँ पे सेक्रेटरी, जहाँ पे प्रशासन के बड़े बड़े दिग्गज रहते हैं, उन दिग्गजों के सरकारी आवास के सामने ले जाके उस नानी ने उस बालिका को कहा, बेटा तुम यदि IAS बन जाओगी तो तुम्हें भी ये सब सुविधाएं मिलेगी, ये बड़ा बंगला मिलेगा, ये जो कारें है जिसमें लाल लाइट लगी है, ऐसी लग्जरी गाड़ी मिलेगी, ये दरबान है जो सिक्योरिटी के लिए है, ऐसा दरबान मिलेगा, तुम्हारा सम्मान होगा, मान होगा, और तुम ये चाहो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। नानी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, 9th क्लास पढ़ी लिखी थी, लेकिन नानी ने एक समझदारी का काम किया था। उस बालिका को उन बंगलों के समक्ष ले जाके ये बता दिया था कि तुम पढ़ लिख जाओगी, तुम यदि IAS बन जाती हो तो तुम्हें ऐसा बंगला मिलेगा। जब वो गुड़िया पढ़ने लग गई तो लोग उसको पूछते थे कि तुम क्या बनने वाली हो, तो कहती थी मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है और मुझे IAS बनना है। बालिका 10th में गई, बालिका 11th में गई, बालिका 12th में गई। जब 12th में गई, सब्जेक्ट चॉइस का अवसर आया, उन्होंने वो सब्जेक्ट लिए जिस सब्जेक्ट में UPSC की एग्जाम आसानी से क्लियर कर सके, और लक्ष्य ही था कि UPSC क्लियर करना है। कोई डाउट नहीं था, गोल क्लियर था, डेस्टिनेशन क्लियर था कि IAS बनना है, UPSC क्लियर करना है। उसी हिसाब से तैयारी चल रही। मम्मी क्लास 1 ऑफिसर, मम्मी ने कहा कि बच्चों की तैयारी करनी है, UPSC सिलेक्ट करवाना है। मैं अपनी प्रशासनिक सेवा करते हुए बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। बच्ची के पापा भी क्लास 1 ऑफिसर। पति की इजाज़त से पत्नी ने कहा कि मैं भी UPSC की कोचिंग लूँगी, बच्चों को पढ़ाऊँगी
मकसद साफ था, अपने बच्चों को भी पढ़ाना, दूसरे के बच्चों को भी पढ़ाना, पैसा भी कमाना और अपना प्रोफेशन इंजीनियर से यूपीएससी के लेक्चर के रूप में उन्होंने अपना प्रोफेशन चुना। गाइडेंस तैयार हुआ और पहले अटेम्प्ट के अंदर में बच्ची ऑल ओवर इंडिया में टॉप रैंक हासिल करने में कामयाब हुई। उसको भी नहीं मालूम था कि मैं टॉप रैंक हासिल कर पाऊंगी, उसको भी डर लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसने वो डाउट अपने दिमाग के अंदर में नहीं आने दिया और उसने बहुत मेहनत के साथ वो एग्ज़ाम ही पास नहीं की, बल्कि उस एग्ज़ाम के अंदर में टॉप लेवल भी हासिल किया। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जो पेपर बांटने वाला लड़का पेपर बांटते हुए महलों की तरफ देख के ये कह रहा था कि मैं भी ऐसा महल बनाऊंगा, गाड़ियों की तरफ देख के बोलता था कि मैं भी ऐसी गाड़ियां लूंगा, मैं भी अमीर हूं, मैं भी यही करूंगा, मैं मजा करूंगा, मेरे में एक क्षमता है, मैं भी कर सकता हूं और मैं भी करके रहूंगा। और बाद में उस लड़के ने उस सब चीजों की पिक्चर लगाई, उस पिक्चर को विजुअलाइजेशन किया और देखना प्रारंभ किया, बोलना प्रारंभ किया, एक्शन प्रारंभ किया। वही चीज इस आईएएस टॉपर लड़की से करवाएगी। उसको भी सपना दिखा दिया गया, उसके ब्रेन के अंदर इंजेक्ट किया गया कि तुम सफल होने के लिए तैयार हुए। जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर टेंथ क्लास पास हुए, तब उनका राजश्री छत्रपति साहू महाराज के माध्यम से मुंबई के अंदर में सार्वजनिक सम्मान हुआ और उस सम्मान देने की परंपरा में साहू महाराज ने ये कहा कि ये जो बालक भीमराव है, यही समाज का नेतृत्व करेगा, एक लीडर बनेगा, ये बहुत होशियार है। और सार्वजनिक प्रशंसा करने के साथ साथ प्रोत्साहन भी दिया। बालक भीमराव के दिमाग के अंदर इंजेक्ट हुआ कि मुझे समाज का नेतृत्व करना है, मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। और अपना परिवार संभालते हुए, अपने परिवार की देखभाल करते हुए लक्ष्य साधने की ओर वो कामयाब हुई। यहां पर भी उनके ब्रेन के अंदर में अच्छी चीजें डाली गई। रामजी सपकाल
जो उनके पिताजी का नाम था, वो भी बालक भीमराव के दिमाग में वो चीज़ें डालते थे कि भीम का मतलब होता है बलवान। और जो शौर्यवान कहानियाँ होती थी, वो कहानियाँ उन्हें सुनाई जाती थी। अंधविश्वास से दूर भगाने के लिए कबीर के दोहे बताए जाते थे। उनका वैज्ञानिक ब्रेन रामजी सकपाल इन्होंने तैयार करवाया। कबीर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले एक ऐसे ज्ञानी पुरुष है जो अंधविश्वास वाले किताबों से दूर स्वयं चेतना के प्रकाशमान, अंत चेतना के प्रकाशमान की तरफ ले जाने का कार्य करते हैं। और जहाँ व्यक्ति फंसा हुआ है वहाँ से उसको निकालने का काम करते हैं, एक डेस्टिनेशन देने का काम करते हैं। पीवत रामरस लागी खुमारी, संतो सहज समाधि भली, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा न खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी पर कमांड रखने वाले कबीर साहिब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखने वाले कबीर साहिब राम जी सबकाल इनके ब्रेन के अंदर में जाकर सच्चाई के और अच्छाई के वो बीज बोने का काम करते हैं। और उस सच्चाई और अच्छाई के बीच को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके ब्रेन के अंदर में इंजेक्ट करते हैं। चूंकि अंग्रेजों का शासन था, उस शासन में अंग्रेजी में पढ़ने लिखने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब को भी मिलता है, क्योंकि उनके पिताजी मिलिट्री में सूबेदार थे। डिसिप्लिन की शिक्षा वहाँ से मिलती है। और जो इंग्लैंड में पढ़ने वाले उनके कुछ दोस्त थे, उनके माध्यम से विदेश जाकर पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और प्रोत्साहन मिलता है। जितनी जितनी समय की ठोकरें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लगती है, उसका रिएक्शन पॉजिटिव रूप में उनके अंदर में होता है। वो मरी हुई मछली जैसे नदी की धारा के तरफ नहीं बहे, धारा के विपरीत दिशा में बहने वाले क्रांतिकारी बालक के रूप में जन्मे। और यहाँ उनके गुरुजनों का भी बड़ा हाथ है। केलुस्कर गुरुजी के माध्यम से उन्हें
बुद्ध चरित्र नामक तथागत महामानव सम्यक संबुद्ध पर बुक भी मिलती है। पढ़ने की उनकी ललक, आगे बढ़ने की भावना और ब्रेन के अंदर में कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करने की शब्दावली, पिक्चराइजेशन और हर चैलेंज के अंदर में ऊपर उठने की भावना, बुराई के सामने सरेंडर न होने की भावना, बुराई से समझौता न करने की भावना, अच्छाई की स्थापना के लिए काम करने की भावना। बाबा साहब ने मेंटल पर बहुत बड़ा काम किया, दिमाग पर। जाओ अपनी घर के दीवालों पे लिखो, तुम इस देश की शासन करती जमात हो, तुम इस देश की शासन करती जमात हो। जबकि जिस व्यवस्था के अंदर में इनका जन्म हुआ था, शासन करना तो बहुत दूर की बात थी, बहुत कम लोगों के पास में पक्के मकान थे, बहुत कम। और वहाँ डॉक्टर बाबा साहब ये लिखते हैं, कह रहे हैं कि जाओ अपने घर के दीवालों पे लिखो। लिखेगा कौन? जो पढ़ा लिखा है। ये पढ़े लिखे भी नहीं है, ये मजदूर है, इन्होंने स्कूलों का मुंह नहीं देखा। लेकिन बाबा साहब कह रहे हैं उन अनपढ़ लोगों को, जाओ अपनी घरों के दीवालों पे लिखो। क्या वो घर के दीवालों पे लिखने की बात कर रहे थे? वो लोगों के दिमाग पे लिख रहे थे। ऐसा बोल के शासनकर्ता जमात को याद दिला रहे थे। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। दो दोस्तों के अंदर में मैंने ये चीज देखी। दोनों सामाजिक क्रांति के लिए काम करने वाले दोस्त थे, साथ में रहने लगे। कर्मचारियों का संगठन बड़ा तैयार किया और मतभेद हुआ। मतभेद किस बात से हुआ? एक दोस्त कहता हमारे पास वोट का अधिकार है, इसलिए हमें अब सत्ता के अंदर जाना चाहिए, और अभी ये हमें रोड जाम, चक्का जाम, ये सब बंद वाले ये सब काम खत्म करके हमें सीधे सीधे एंट्री मारना चाहिए। दूसरा दोस्त कहता है जिन लोगों के लिए तुम वोट की बात कर रहे हो उनको तैयार तो करो, उनको समझाओ तो सही वोट का अधिकार क्या है। सामाजिक जागृति पहले तैयार करते, उसके बाद में हम देखेंगे। दोनों अपने अपने जगह सही है। दोनों के अंदर में मतभेद होते हैं, दोनों भी अपने आप को प्रूव करने के लिए लगते हैं। एक अपने विचारों के हिसाब से साधारण जीवन जीता है
उनके साथी अनुयायी ये कहते हैं, देखो ये व्यक्ति सामाजिक काम कर रहा है, लेकिन इनको प्रेस वाले कपड़े चाहिए। वो भी वो लोग कह रहे थे जिनके साथ वो काम कर रहे थे। राजनीति वालों को क्या करना चाहिए, राजनीति वालों को क्या नहीं करना चाहिए, इस पर वो लेक्चर देते थे और अपना प्रशिक्षित एक कैडर तैयार कर रहे थे। दूसरे व्यक्ति हम सत्ता में कैसे आना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इस पर बात कर रहे थे। तो जो दूसरे व्यक्ति थे उन्होंने चार बार एक स्टेट के अंदर में अपना मुख्यमंत्री बनाया, राजनीतिक क्रांति की। कभी फटी बनियान न पहनने वाले, जिनको ढंग से बनियान भी पहनने को नहीं मिलती थी, अंतिम क्षणों के अंदर में वो हेलीकॉप्टर में चलने लग गए। और उनके जो दूसरे मित्र थे वो जीवन भर बस में, ट्रेन में, पैदल चलते हुए अपना सामाजिक काम करते रहे। दोनों अपने अपने जगह सही थे। एक कह रहे थे व्यवस्था परिवर्तन का काम करना जरूरी है, एक कह रहे थे व्यवस्था परिवर्तन के लिए साधनों की जरूरत है। दोनों में लड़ाई हुई। एक व्यवस्था परिवर्तन को, सिस्टम को जानते थे, और दूसरे एक्शन को जानते थे, पावर स्पोकन को जानते थे, विजुअलाइजेशन को जानते थे। बार बार एहसास करवाते थे हुक्मरान समाज बनाना है। और उन्होंने बहुत सारे सांसदों को, विधायकों को चुन के लाया, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाई। इन दोनों दोस्तों के नजदीक जाके जब मैंने अध्ययन किया तो दोनों में एक तो बेसिक अंतर मुझे ये समझ में आया। एक व्यक्ति गरीबी में था, दूसरा भी गरीबी में था। एक गरीब रहते हुए गरीब नहीं रहना चाह रहा था। उन्होंने वन वोट वन पावर के सिद्धांत को पकड़ा, उस पर चल निकले। दूसरे व्यक्ति वन वोट वन पावर को कैसा संचालन किया जाए, इसके लिए कैडर कैसे तैयार किया जाए, उस रास्ते पे चल निकले। लेकिन दोनों आपस में मिलकर काम नहीं किया। बात ध्यान देने वाली है, दोनों ने उस समय आपस में मिलकर काम नहीं किया। अगर वे दोनों मिल जाते तो बड़ी क्रांति घटित होती। जिन व्यक्ति ने राजनीतिक पार्टी बनाई, उस पार्टी का अभी तक प्रधानमंत्री होता। और जो व्यक्ति ट्रेनों में, बस में धक्के खा रहा था, वो वहां से ट्रेन बसों में धक्के न खा के
एक खुशहाल लाइफस्टाइल में होता। तो दो जब विद्वान लोग किसी फिलॉसफी को लड़ाई करते हैं तो उससे समाज का बड़ा नुकसान होता है। और सामाजिक आंदोलनों को, मिशन के आंदोलनों को लोग व्यक्तिगत लड़ाई में तब्दील कर देते हैं और उन छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ने लगते हैं, अलग हो जाते हैं, जो गौन होती है। और इसलिए खींचातानी शुरू हो जाती है। अधिकतर समय लोग एक दूसरे की बुराई करने में लगाते हैं, सार्वजनिक स्थान पर अच्छी बातें करते हैं, लेकिन एकांत में जाकर वही एक दूसरे की गलतियां निकालना अच्छी बात है, लेकिन वो किस लिए निकालना चाहिए? सुधार करने के लिए। और एक व्यक्ति ईगो पे ले आता है कि मैं सुधरूंगा नहीं, मैं तो महान व्यक्ति हूं। और वो व्यक्ति अपने आप को नंबर 1 पे रखता है, लेकिन उसने अपना पैराडाइज्म चेंज नहीं किया होता है। इंटरनली जो पैराडाइज्म जो होता है उसको चेंज नहीं किया होता है। वो केवल ऊपरी ऊपरी लेवल पे बोल रहा होता है। वो विजुअलाइज कर रहा होता है कि ये समाज ऐसा है, हम तो ये नहीं कर सकते, वो तो नहीं। तो ब्रेन जो काम करता है, व्यक्ति जो कंसीव करता है, जो इंटरनल कंसीव करता है, उसी पर वो बिलीव करता है, विश्वास करता है, उस विश्वास के अनुसार कर्म करता है, एक्शन डालता है, और उसे वही चीज हासिल होती है। चूंकि महान बनने की परंपरा, मुझे महान कहा जाए, मरने के बाद भी मेरा नाम हो, इंटरनल कहीं नहीं कहीं इन त्यागी लोगों के अंदर भी एक भावना होती है, सम्मान की बड़ी भावना होती है, मेरा भी नाम हो। उन्होंने भौतिक चीजों को छोड़ा होता है, वहां पर भी उनका एक अहंकार आ जाता है कि हमारे पास देखो कुछ नहीं है। देखो हम इतने त्यागी हैं। वो अहंकार भी उनको कहीं ना कहीं रोकता है। तो तुम्हारे पास क्या नहीं है? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है? क्या ब्रह्मांड ने ये हवा नहीं दी है? पूरी हवा नहीं दी है? पूरी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति दी है? पूरे हरे हरे पेड़ पौधे दिए हैं? क्या सूरज तुम्हें प्रकाश देने से मना करता है? क्या चांद वो शीतलता देने से मना करता है? क्या पेड़ शुद्ध ऑक्सीजन देने से मना करता है? क्या बादल पानी देने से मना करते हैं? नेचर तो तुम्हारे सपोर्ट में काम कर रहा है। तुम तो इस ब्रह्मांड के अंश हो। इसलिए तथागत बड़ी अच्छी बात कहते हैं। इस पृथ्वी को मैं पृथ्वी के जैसे मानता हूं, लेकिन इस पर मेरी आसक्ति नहीं है। इसका मैं उपयोग करता हूं, मैं इस पृथ्वी को भोगता हूं, मैं उसका एंजॉय करता हूं,
इसलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि तथागत का भिक्षु संघ समाज के अंदर में भिक्षाटन के लिए जब निकलता था, जो उनके प्रशिक्षित भिक्षु थे, इनका केवल इतना ही उद्देश्य था कि भोजन मिले? नहीं। ध्यान रखना, एक खुशी की आंधी लेके चलते थे। उनके चलने के अंदर में एक होश होता था। उनके बोलने के अंदर में एक मधुरता होती थी। उनके देखने के अंदर में एक करुणा होती थी, मैत्री होती थी। वो जब भिक्षाटन पकड़ते थे तब एक उस परिवार के सामने, जिस घर के सामने हो जाते थे, उसके लिए भावनाएं होती थी। भवतु सब मंगलम, सबका भला हो। मैत्री पूर्वक तरंगे उस परिवार के लिए जाती थी। और जब घर की गृहिणी उनके भिक्षा पात्र में कुछ भोजन परोसने के लिए आती थी, तब राय से गाथाओं के माध्यम से शुभ वचन उन भिक्षुओं द्वारा बोले जाते थे और हाथ जोड़ के इतनी बार वंदन करती थी। एक हाथ में भिक्षा पात्र भिक्षु, दूसरे हिस्से मैत्री पूर्वक चित्त से वाइब्रेशन उसके अंदर में डाली जाती थी। उसके लिए, उसके परिवार के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उन्नति के लिए, घर में सुख शांति के लिए, प्रोग्रेस के लिए बातें बोली जाती थी कि भी ब्रेन के अंदर में अच्छी चीजें इंजेक्ट करने का काम वो भिक्षु करते थे। केवल भिक्षाटन मांगना उनका काम नहीं था। केवल भोजन करना उनका काम नहीं था। उसके पीछे का जो ऑब्जेक्ट था, उस मोहल्ले के अंदर में, उस शहर के अंदर में, उस गांव के अंदर में, उस खेत के अंदर में जाके अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना। सारीपुत और महामौदगल्याण किस प्रकार भिक्षु बने? उन्हें तथागत के एक शिष्य को देखा, भिक्षाटन के लिए तो आ रहा था। उसके चलने का ढंग, उनके चेहरे की आभा, उनके बोलने में मधुरता, तो जो मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनी, उस पर्सनालिटी के अंदर में आकर्षण था। उस आकर्षण के कारण वो कहते हैं, वो सारीपुत्र
कि ये अगर व्यक्ति ऐसा है तो इसका गुरु कैसे होंगे। उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं और याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें भी आपके संग में शामिल करो। तथागत अपना शरीर छोड़ते वक्त किसी एक व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाने से क्यों मना करते हैं? क्योंकि तथागत स्वयं सम्यक संबुद्ध है। उन्होंने देखा एक व्यक्ति की एक लिमिटेशंस होती है। वो निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा। एक व्यक्ति की एक उम्र की लिमिटेशंस होती है, एक व्यक्ति की बहुत सी लिमिटेशंस होती है। इसलिए उन्होंने कहा, मैंने जो धम्म व्याख्यात किया है, सुव्याख्यात किया है, जिस दिन से मुझे बोधि लाभ प्राप्त हुई और शरीर छोड़ने के बीच जो मैंने उद्बोधन दिया, जो मैंने मार्गदर्शन दिया, जो मैंने लाइन ऑफ थिंकिंग दी, जिस ऑब्जेक्ट को लेके मैंने बात की, इन सारी चीजों का संगायन करके, संकलित करके वो जो धम्म के सूत्र है, ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। और मेरे जाने के बाद मेरा जो उत्तराधिकारी है, ये मेरा व्याख्यात किया हुआ धम्म है। और इसकी व्याख्या करने की जिम्मेदारी संघ की है। जो न्याय मार्ग पर चलने वाला है, जो बहुजन हित के लिए काम करने वाला है, तो मेरे वचनों पर कभी भी कन्फ्यूजन पैदा हो, एक बात ध्यान रखना, विनय के अंदर में छोटे मोटे तुम बदलाव कर सकते हो। विनय यानी अनुशासन, डिसिप्लिन। भिक्षु कार चलाए कि नहीं चलाए, ये समय के हिसाब से विनय के कुछ नियम हो सकते हैं। भिक्षा टन मांग करके खाए कि घर में खाना बनाए, ये विनय के छोटे छोटे नियम है। समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, देश के हिसाब से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसको छोड़ा जा सकता है, जरूरी चीजें अपनाई जा सकती है।
लेकिन धम्म के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता। 4 आर्य सत्य है मतलब है। दुख है तो दुख का कारण है, दुख का निवारण है तो निवारण का मार्ग है। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये कॉज और इफेक्ट का लॉ है, प्रतीत्य समुत्पाद है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है मतलब है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। आकर्षण का लॉ है मतलब है। इस सीक्वेंस में बोले गए शब्द हैं। अष्टांगिक मार्ग है मतलब है। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो संघ आपस में आके बातचीत करे, हर चीज की उपापोह करे और सही कंक्लूजन तक जाए। ये डिक्टेटरशिप का विषय नहीं है कि मेरी बात मानी जाए, मैं बड़ा व्यक्ति हूं, मेरे पास इतना ज्ञान। डिक्टेटरशिप का विषय नहीं है, ये सच्चाई तक पहुंचने का विषय है। अपने आप को साइड में रखिए, संघ के रूप में आई। एजुकेशन संघ के रूप में आके उस एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है और उसका एक्शन। तो बुद्ध धम्म संघ, तथागत की बोली गई वाणी, जो वाणी बोली गई वो धम्म, उस धम्म को आचरण करने वाला संघ। और उस बेसिक प्रिंसिपल को पकड़ के समझ के समय परिस्थिति के अनुसार विनय को बदलाव भी किया जा सकता है डालकर। क्योंकि समय परिस्थिति बदलेगी, परिवर्तन संसार का नियम है। एक समय पेपर से परिचालन होता था, चिट्ठी पहुंचती थी, लेकिन अभी फास्ट मेल के माध्यम से जाती है।